डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले भारत के एनएसए अजीत डोभाल के मिशन 3488 का विश्लेषण करेंगे, जिसका असर अगले कुछ महीनों में होने वाली अहम वैश्विक घटनाओं पर पड़ने वाला है। अजीत डोभाल भारत चीन सीमा पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में हिस्सा लेने चीन पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की यह 25वें दौर की वार्ता है। डोभाल लगभग 36 घंटे बीजिंग में रहेंगे और ये 36 घंटे सिर्फ भारत और चीन के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर टिकी हुई है। आज आपको जानना चाहिए इस वार्ता का एजेंडा क्या होगा, क्यों कहा जा रहा है यही वार्ता एशिया की दो महाशक्तियों के रिश्तों के भविष्य की पटकथा लिखेगी। अजीत डोभाल के बीजिंग पहुंचने के 20 दिन बाद दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने वाला है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत दुनिया के कई महत्वपूर्ण देशों के नेता एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। आज आपको जानना चाहिए क्यों कहा जा रहा है डोभाल का बीजिंग दौरा तय करेगा शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में भाग लेने वाले दिल्ली आएंगे या फिर नहीं आएंगे, और जिनपिंग के दिल्ली आने का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले देखिए डोभाल के बीजिंग दौरे में क्या क्या खास होने वाला है। मित्रों, अजीत डोभाल आज दोपहर में चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंच गए। अजीत डोभाल चीन के विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि वांग यी के निमंत्रण पर बीजिंग पहुंचे हैं। दोनों देशों के लिए कल यानी 25 अगस्त का दिन सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल डोभाल और वांग यी की मुलाकात होगी। अजीत डोभाल अपनी यात्रा के दौरान चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वार्ता का मुख्य मुद्दा भारत चीन का अनसुलझा सीमा विवाद रहेगा। भारत और चीन लगभग 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इसे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलएसी कहा जाता है। दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक रूप से सहमत अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, इसलिए पूरी एलएसी ही विवादित मानी जाती है। अजीत डोभाल के बीजिंग पहुंचने पर भारत चीन के मतभेदों को दूर करने और एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाने रखने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। मित्रों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 तारीखों का जिक्र किया। 2020 की गर्मियों में भारत और चीन के बीच गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंध सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गए थे, और अक्टूबर 2024 में कजान की ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ी बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी। एस जयशंकर ने सीमा पर शांति और स्थिरता को दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों का सबसे बड़ा आधार बताया। हालांकि विदेश मंत्री ने यह भी कहा, राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर स्थिरता वाले संबंध बनाए रखना भारत और चीन दोनों के हित में है। अब दोनों ही देश इसी कोशिश में लगे हैं और भारत के एनएसए अजीत डोभाल इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज आपको जानना चाहिए जिस विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में भाग लेने अजीत डोभाल बीजिंग पहुंचे हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई और अजीत डोभाल इससे कब और कैसे जुड़े। मित्रों, अजीत डोभाल ने आज बीजिंग यात्रा पर पहुंचने के लगभग 23 साल पहले वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन गए थे। तब भारत और चीन ने समझा कि चीन विवाद इतना बड़ा है, ये सीमा विवाद इतना बड़ा है कि इसे केवल अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों की बैठकों से नहीं सुलझाया जा सकता। इसलिए तय हुआ कि दोनों देशों के वरिष्ठ राजनीतिक प्रतिनिधि सीधे इस पर बातचीत करेंगे। 2014 में अजीत डोभाल को चीन से सीमा विवाद मामलों पर विशेष प्रतिनिधि बनाया गया। तब से लेकर अब तक डोभाल ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अजीत डोभाल के दौरे में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधियों का चैनल केवल सीमा विवाद के अंतिम समाधान तक सीमित नहीं रहा। जब जब भारत और चीन के बीच सीमा पर कोई संकट हुआ, तब तब इसी चैनल के माध्यम से उस संकट को भी संभाला गया। भारत और चीन के बीच डोकलाम संकट के दौरान डोभाल और उस वक्त चीन के विशेष प्रतिनिधि यांग जिएची के चैनल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गलवान संकट के बाद 5 जुलाई 2020 को डोभाल और वांग यी की बातचीत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था सैनिक पीछे हटें, तनाव कम हो और सीमा पर फिर शांति आए। गलवान के बाद लगभग 5 साल तक भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता बंद रही। 2024 में अजीत डोभाल और वांग यी एक बार फिर से मिले। इसके बाद दोनों देशों ने फिर से इसी चैनल के माध्यम से सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास शुरू किया। आज आपको समझना चाहिए, अगले कुछ घंटों में अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच जो वार्ता होने जा रही है, उसे भले ही आधिकारिक रूप से सीमा विवाद को सुलझाने वाली वार्ता कहा जा रहा हो, लेकिन इस वक्त डोभाल की बीजिंग में मौजूदगी का मतलब कितना बड़ा है। मित्रों, अजीत डोभाल इस यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा के लिए दोनों देशों के बीच माहौल को शांत और अनुकूल भी बनाएंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन से रिश्ते भारत के लिए हमेशा बहुत उलझन भरे रहे हैं।
मित्रों, आज आपको समझना चाहिए डोभाल की बीजिंग यात्रा पर दुनिया की दिलचस्पी क्यों सबसे ज्यादा है और दिल्ली की ब्रिक्स समिट से इसे क्यों जोड़ा जा रहा है। इसके लिए आपको दो तस्वीरें एक साथ देखनी चाहिए। मित्रों, जिस समय डोभाल बीजिंग पहुंचे, लगभग उसी वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। इसे भी ब्रिक्स समिट की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी ब्रिक्स में शामिल दो ताकतवर देशों के साथ भारत की डिप्लोमेसी एक साथ जारी है। जयशंकर मॉस्को में है और डोभाल बीजिंग में, और इसके बाद दिल्ली में ब्रिक्स के बड़े नेता अगर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उनकी मौजूदगी पूरी दुनिया को बड़ा संदेश देगी। पहले समझिए, अगर जिनपिंग भारत आते हैं तो इससे दोनों देश दुनिया को कौन से 3 बड़े संदेश दे पाएंगे। इस दौरे से मोदी और शी जिनपिंग के बीच संबंध केवल तनाव को संभालने तक सीमित नहीं रहेंगे, ये फिर से सीधी राजनीतिक बातचीत की ओर बढ़ सकते हैं। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। शी का दिल्ली आना दिखाएगा कि चीन भारत की भूमिका और ब्रिक्स के मंच को गंभीरता से ले रहा है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच भले ही सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन शी की यात्रा बताएगी मतभेदों के बावजूद दोनों देश एक दूसरे से सहयोग के लिए तैयार हैं। यानी शी का भारत आना यह संकेत होगा कि चीन भारत से टकराव बढ़ाने के बजाय बातचीत और संबंध सुधारने का रास्ता तलाश रहा है। मित्रों, इस यात्रा का असर दुनिया की 2 सबसे बड़ी सुपर पावर रूस और अमेरिका पर भी पड़ेगा। अमेरिका इसे इस रूप में देखेगा कि भारत चीन से प्रतिस्पर्धा के बावजूद उसके साथ संवाद भी बनाए हुए, यानी भारत किसी एक खेमे में पूरी तरह नहीं जा रहा है। इससे भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। वहीं रूस भारत और चीन दोनों के साथ संबंध रखता है। मोदी शी की बातचीत और भारत चीन संबंधों में सुधार से रूस को भी अपने दोनों बड़े साझेदारों के साथ संतुलन बनाए रखने में फायदा होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसकी वजह है दोनों देशों के बीच मौजूद अविश्वास। मित्रों, वर्ष 1950 में सरदार पटेल ने चीन से जुड़े मुद्दे पर पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में कहा था, ऐसा लगता है जैसे उस भाषा में कोई मित्र नहीं बल्कि एक संभावित शत्रु बोल रहा हो। यह बात सरदार पटेल ने चीन द्वारा तिब्बत पर हमले के बाद कही थी। यानी आज से 75 वर्ष पूर्व भी चीन को लेकर देश में अविश्वास था, जो आज भी कम नहीं हुआ है। और इसी अविश्वास को कम करने के लिए डोभाल और वांग यी के बीच बीजिंग में वार्ता होने जा रही है। इस वार्ता में भारत के लिहाज से जो 5 एजेंडे सबसे ज्यादा अहम होंगे, आज आपको उनके बारे में भी जानना चाहिए। बैठक के दौरान दोनों देश सीमा पर सैनिकों को पीछे हटाने से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 2020 के बाद भारत और चीन की सेनाएं कई जगहों से पीछे हट चुकी हैं। अब अगला सवाल है, सीमा को वास्तव में स्पष्ट कैसे किया जाए। इसलिए कुछ ऐसे छोटे हिस्सों में पहले सीमा तय करने की कोशिश हो सकती है जहां दोनों की सहमति बन सकती है, यानी जहां पर भारत और चीन को कोई विरोधाभासी दावा नहीं करते हो दोनों। गलवान के बाद दोनों देशों के सैनिक आमने सामने से पीछे हट गए, लेकिन दोनों तरफ अभी भी सैनिक, हथियार, सड़कें और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अब बातचीत यह होगी कि तनाव और सैन्य जमावड़ा वास्तव में कितना कम किया जाए। लद्दाख के बाद अब भारत अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी सतर्क है। इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियों की रिपोर्ट आती रहती है, इसीलिए चीन को संदेश दिया जाएगा लद्दाख में शांति हो, लेकिन अरुणाचल में नया तनाव पैदा ना हो। चीन तिब्बत में बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। भारत को अंदेशा है कि इससे ब्रह्मपुत्र के पानी और निचले क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है। यह मुद्दा भी चीन के सामने उठाया जाएगा। अगर डोभाल और वांग यी के बीच बातचीत अच्छी रहती है तो भारत और चीन के बीच माहौल और सकारात्मक हो सकता है। इसके बाद शी जिनपिंग अगर ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने दिल्ली आते हैं तो पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात बेहतर माहौल में हो सकती है, जिससे दूसरे मुद्दों पर सहयोग की बात की जा सकती है। मित्रों, ब्रिक्स में शामिल देशों में दुनिया की 48% आबादी रहती है। ब्रिक्स में शामिल देशों की इकोनॉमी दुनिया की लगभग 28% है और भारत और चीन इसमें सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। ऐसे में भारत और चीन के बीच तनाव कम होने से व्यापार, निवेश और सप्लाई चेन में अनिश्चितता घट सकती है। इससे एशियाई अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक माहौल बन सकता है। वैसे इस मीटिंग के बीच एक और घटना हुई जिसने चीन के अंदर भारत की सकारात्मक छवि को मजबूत किया। 22 अगस्त को पनामा का एक मालवाहक जहाज ओडिशा के पारादीप तट से करीब 200 नॉटिकल मील दूर बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इस जहाज में 20 चीनी चालक दल के सदस्य थे। भारतीय नौसेना के P-8I विमान ने इस जहाज का पता लगाया, जिसके पास जहाज MT एसोपस ने 2 लोगों को सुरक्षित बचा भी लिया। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने बाकी लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। चीनी नागरिकों को बचाने के लिए भारत के इस ऑपरेशन को
ग्लोबल टाइम्स ने कवर भी किया। इस लेख में चीन के साउथ एशिया मामलों के एक्सपर्ट लिन मिनवांग ने कहा है कि इससे चीनी लोगों को भारत की सद्भावना महसूस हो रही है और इससे भारत चीन संबंधों में सुधार की संभावना बन सकती है। यदि भारतीय अधिकारी बचाव अभियान पर लगातार नजर रखते हैं तो यह भारत चीन के संबंध सुधारने की तरफ बढ़ाया हुआ कदम होगा। यानी जिस वक्त डोभाल बीजिंग में हैं, चीन के मुखपत्र में भारत चीन को लेकर सकारात्मक खबरें छप रही हैं। इसका मतलब चीन भी भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की तरफ बढ़ रहा है। डीएनए मित्रों, चीन के पूर्व सर्वोच्च नेता डेंग शियाओपिंग ने 1988 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कहा था, जब तक चीन और भारत एक साथ नहीं आते तब तक कोई एशियाई सदी नहीं आ सकती। इसका मतलब चीन के नेता बहुत पहले समझ चुके थे, पश्चिमी देशों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए चीन चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन जब तक उसे भारत का साथ नहीं मिलेगा तब तक वो इस वर्चस्व को नहीं खत्म कर सकता। इस वक्त भारत और चीन के बीच अविश्वास की सबसे बड़ी वजह सीमा विवाद है, जिसका हल निकालने की जिम्मेदारी डोभाल को सौंपी गई है। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है शी जिनपिंग एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आ सकते हैं। हालांकि भारत या चीन की तरफ से अब तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। डोभाल की बीजिंग यात्रा के बाद इस पर आखिरी फैसला हो सकता है।